और गाजा जंग का आज 35वां दिन है। गाजा हर दिन महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। बमबारी हो रही है, बारूद बरस रहा है। गाजा में अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि 24 घंटे बाद महायुद्ध का ऐलान होने वाला है। सिर्फ 24 घंटे बाद गाजा जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है और इसकी 5 वजह सामने आई है। पहला कारण नसरल्लाह ने एक बार फिर अमेरिका को ललकारा है। दूसरी वजह ईरान ने G7 के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तीसरी वजह इब्राहिम रईसी और एर्दोआन की सीक्रेट मीटिंग हुई। चौथी वजह 12 नवंबर को मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैठक। और पांचवी वजह हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बदलते वक्त के साथ लगातार बदल रहे घटनाक्रम से विश्व युद्ध की आशंका गहराती जा रही है और यही वजह है कि यह बार बार आशंका बनी हुई है कि युद्ध का विस्तार होगा और कई बड़े देश इसमें शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बैंक के हेब्रोन में। इजरायली सेना का ऑपरेशन हेब्रोन में हमास लड़ाकों के घरों को तबाह किया। हिरासत में 41 से ज्यादा हमास लड़ाके हमास के ठिकानों को बारूद से उड़ाया। हमास लड़ाकों के ठिकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। वहीं अल शिफा अस्पताल पर भीषण बमबारी। अस्पताल की 5वीं मंजिल को बनाया गया निशाना। हमले के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी। और अल शिफा अस्पताल पर कल हुए हमले का नया वीडियो सामने आया। अस्पताल में गिरता दिख रहा है मोर्टार बम। इजरायली मीडिया ने जारी किया वीडियो। बीती रात अस्पताल में गिरा था हमास का मोर्टार, इजरायल का दावा। इजरायली साइड पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने मेटुल्ला में एंटी टैंक मिसाइल से किया हमला। हिजबुल्लाह ने बीती रात किए हमले का वीडियो जारी किया। और हिजबुल्लाह का इजरायल पर एक और बड़ा हमला। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया। इजरायल के मेटुल्ला इलाके में हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं और यही वजह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की एंट्री इस जंग को और बढ़ाएगी और आने वाले समय में इजरायल और लेबनान में भी सीधी टक्कर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इजरायल के मेटुल्ला में भीषण बमबारी की है। लेबनान के बॉर्डर से इजरायल पर यह हमले किए गए। जी हां, तो हिजबुल्लाह की एंट्री और परमाणु चिंगारी क्या इससे भड़केगी? क्या महाविनाश महायुद्ध की आशंकाएं और मजबूत होंगी? बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले यह जानिए। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले तेज हुए हैं। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायली सेना है। अब रणनीति क्या है? तो आईडीएफ की संचार व्यवस्था को बर्बाद करना, मोबाइल टावर पर बमबारी, इसके लिए लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है। अहम सवाल क्या है? क्या हिजबुल्लाह जंग में खुलकर आ चुका है? क्या हिजबुल्लाह की एंट्री युद्ध और भड़काएगी? ये अहम सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा है और जिस तरह के खबरें आ रही हैं, जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की इसमें एंट्री हो रही है और ये अपने आप में चिंता की बात है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की अमेरिका को बारूदी धमकी भी इस बीच सामने आई है। अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दी है। भूमध्य सागर में तैनात हैं अमेरिकी युद्धपोत। वीडियो जारी कर अमेरिका को ललकारा है। कल बड़ा ऐलान करने वाला है नसरल्लाह, यह भी जानकारी सामने आ रही है।
तो हिजबुल्लाह चीफ क्या बड़ा ऐलान कर सकता है, इस पर तो दुनिया की नजरें हैं। हिजबुल्लाह चीफ परमाणु युद्ध क्या करवाएगा, यह सवाल बड़ा है। बड़ी खबर क्या है, शनिवार को बहुत बड़ा ऐलान नसरुल्लाह करेगा। नसरुल्लाह का अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान संभव है और अमेरिका को धमकी भी दी है। अमेरिका को क्या धमकी दी है? समुद्री बेड़ों को तबाह करने का उसने ऐलान किया है। लेबनान तट पर तैनात बेड़ों को नष्ट करने की चेतावनी भी दी है नसरुल्लाह ने। धमकी के पीछे की वजह क्या है उसे भी हमें समझना होगा। भूमध्य सागर से हिजबुल्लाह पर सीधी नजर है। गाजा जंग को लेकर हिजबुल्लाह की निगरानी भी है और हिजबुल्लाह के पास एंटीशिप मिसाइलें हैं। यंगकोट एंटीशिप मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और यही वजह है कि धमकी दी जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से, नसरुल्लाह की तरफ से। कहां से मिली मिसाइलें, यह अब एक बड़ा सवाल। हिजबुल्लाह को रूस से एंटीशिप मिसाइलें मिली हैं और हिजबुल्लाह के पास सीरिया से ये मिसाइलें पहुंची हैं। वाया सीरिया ये मिसाइलें हिजबुल्लाह को मिली है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह लगातार ये धमकी दे रहा है। और देखिए, इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस है जिसकी चर्चा बहुत रही है इस युद्ध में, लेकिन एक साथ कई रॉकेट प्रहार करने पर यह सभी रॉकेट को नष्ट नहीं कर पाता और इसलिए हमास हमलों में कामयाब हो जाता है। इजराइल का दूसरा दुश्मन हिजबुल्लाह है जो एक दिन 5000 मिसाइल दागने की ताकत रखता है। 8 दिन के भीतर नसरुल्लाह दोबारा संदेश देने वाला है और माना जा रहा है कि अब ऐलाने जंग होने वाला है। अब जो हिजबुल्लाह की तरफ से ऐलान होने वाला है उससे ये जंग और बड़ी होगी। तनाव के बीच लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के हमले भी तेज हो गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने पूरी ताकत से हमला किया तो तबाही इजराइल में भी तय है। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह को आखिर अमेरिका भी क्यों खतरनाक मानता है। क्या होगा जब एक ही दिन में दागी जाएंगी 3000 मिसाइलें? क्या होगा जब इजराइल पर हमला करेगी 50,000 लड़ाकों की फौज? इजराइल का एक और दुश्मन युद्ध की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और माना जा रहा है कि हमले की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अभी लेबनान बॉर्डर दहल रहा है, लेकिन 48 घंटे बाद ऐसे ही धमाकों से हिल सकती है इजराइल की धरती। आठ दिन में दूसरी बार नसरुल्लाह फिर संदेश देने आ रहा है और आशंका है कि इस बार चेतावनी नहीं बल्कि जंग का ऐलान होगा। हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा, लड़ाकों की बहुत बड़ी फौज और अमेरिकी हथियारों तक से निपटने की तैयारी के साथ लेबनान बॉर्डर से युद्ध का आगाज अब तय माना जा रहा है। इजराइल को भी इसका बखूबी अंदाजा है, इसलिए लेबनान सीमा पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। इजराइल की वायुसेना लगातार हमले कर रही है। सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों का पता चला है। इस बीच लेबनान से इजरायली सैनिकों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इजरायल के कई सैनिक जख्मी हो गए। लेबनान से इजरायल पर 3 बार मिसाइल से हमला किया गया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू की। हिजबुल्लाह को लेकर चिंता सिर्फ इजरायल में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से बेहद ज्यादा ताकतवर है।
इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह में 50,000 लड़ाके हैं। 50,000 लड़ाके और भर्ती कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ताकतवर रादवान फोर्स है। रादवान फोर्स में करीब 25,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास युद्ध लड़ने में माहिर लड़ाकों की फौज है, तो वहीं हथियारों का भी बहुत बड़ा जखीरा है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह किसी देश पर बारूदी हमला करने में ताकत के मामले में टॉप पर है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 से 2 लाख रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह के पास घातक मिसाइलें हैं। मोर्टार शेल का भी बहुत बड़ा स्टॉक है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास भारी वॉरहेड से लैस सटीक निशाने पर प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से ऐसी मिसाइलें मिली हुई हैं जो अपने निशाने से 10 मीटर तक इधर से उधर हो सकती हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह इजराइल की किसी भी अहम जगह को आसानी से तबाह कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह एक दिन में 3,000 रॉकेट दागने की ताकत रखता है। कुछ मामले में हिजबुल्लाह एक दिन में 5,000 मिसाइलें भी दाग सकता है। हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करने के लिए कई एयर डिफेंस भी कम पड़ जाएंगे। नसरुल्लाह ने एंटी शिप मिसाइल का वीडियो भी जारी किया है और अमेरिका के युद्धपोत को उड़ाने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा आपको इस बात से भी होगा कि अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि हिजबुल्लाह से युद्ध में काफी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की इस फिक्र और डर की वजह हिजबुल्लाह के पास मौजूद घातक हथियार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस से हथियारों की सप्लाई हुई है। ईरान ने मिसाइलों का जखीरा दिया है। ईरानी ड्रोन भी हिजबुल्लाह के पास है। इसके अलावा सीरिया के हथियार हैं। अफगानिस्तान से भी हथियारों की सप्लाई हुई है। नसरुल्लाह ने अपनी रॉकेट और मिसाइल यूनिट को वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि 48 घंटे में नसरुल्लाह युद्ध का ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीरिया में युद्ध का अनुभव भी है, इसलिए माना जा रहा है कि अगर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट के बाद पुतिन और जिनपिंग के लिए हिजबुल्लाह ही पहला मोहरा है और इसके बाद ईरान का इस्तेमाल हो सकता है। इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में लेबनान से रशियन, नॉर्थ कोरियन और ईरानी हथियारों का इस्तेमाल भी मुमकिन है। माना जा रहा है कि लेबनान में युद्ध की जो तैयारी होनी थी वो पूरी हो चुकी है। अब अगर हिजबुल्लाह ने सच में एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो सुपर पावर अमेरिका लेबनान का नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वेस्ट बैंक के बेथलहम में भीषण संघर्ष, जहां इजरायली फोर्स पर हमले की कोशिश, यह खबर सामने आ रही है। इजरायली फोर्स ने की जवाबी फायरिंग। तो इजरायल की फोर्स पर हमले की कोशिश की गई, जिसके जवाब में इजरायली फोर्स ने भी हमला किया है। उधर हेब्रोन में इजरायल का बड़ा हमला, आईडीएफ ने धमाके के साथ घर को उड़ाया। हमले के वक्त घर में 2 कैदी मौजूद थे, ये जानकारी सामने आ रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की कार्रवाई सामने आई। और इजरायली सेना का बड़ा दावा, हमास के टॉप कमांडर को ढेर किया। अहमद मूसा समेत कई कमांडर मारे गए। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये कमांडर मारे गए।
यहां तो ग्राउंड ऑपरेशन किया गया और हमास के टॉप कमांडर्स ढेर हुए हैं। कई बड़ी बातें हम समझ लेते हैं किन कमांडर्स की बात कही जा रही है, कहां यह हमला हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए ग्राउंड ऑपरेशन जिसमें वो कमांडर्स जिनकी तलाश थी। अहमद मूसा नुकबा कंपनी कमांडर 7 अक्टूबर के हमले में ये शामिल था और देखिए ये जबालिया ऑपरेशन में मारा गया है। ये जो ग्राउंड ऑपरेशन किया गया है इसमें ये ढेर हुआ है। अगला नाम उमर एल हांडी जो कि नुकबा प्लाटून कमांडर था, जबालिया में यह भी मारा गया। जो एक्शन हुआ है जबालिया में उसमें इसकी भी मौत हो गई है। अगला नंबर देखिए मोहम्मद कैलौत, अगला नाम हमास स्नाइपर ग्रुप का चीफ था और उत्तरी गाजा ब्रिगेड में यह शामिल था जो इस ग्राउंड ऑपरेशन में मारा गया। मोहम्मद कैलौत, जी हां, महमूद कैलोद को भी मार गिराया है आईडीएफ ने। तो इस तरीके से आईडीएफ की जो पूरी ऑपरेशनल पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है उसमें हमास के जितने बड़े कमांडर्स हैं और खासकर 7 अक्टूबर से जिन जिन का संबंध रहा है उनको आइडेंटिफाई करके उनका सफाया किया जा रहा है। हेब्रोन में हमास लड़ाकों के घरों को तबाह किया गया। हिरासत में 41 से ज्यादा हमास लड़ाके, हमास के ठिकानों को बारूद से उड़ाया, हमास लड़ाकों के ठिकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। तो देखिए हमास के ठिकानों पर ये हमले हुए हैं और बारूद से इन ठिकानों को उड़ा दिया गया। हमास के लड़ाकों के ठिकानों को बुलडोजर से भी ध्वस्त किया गया है। एक एक करके ऐसे ठिकानों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। और हमास ब्रेन डेड हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक तर्क क्या है। तो आपको बताते हैं कि अब से कुछ मिनटों में, अब से कुछ देरी में जो कुछ भी हम आपको दिखाने जाएंगे उससे गाजा जंग का रुख बदल सकता है। संभव है कि अगले कुछ दिनों में आईडीएफ गाजा फतह करने में भी कामयाब हो जाए। ये सब हम आपको सबूतों के आधार पर कह रहे हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं। 4 वीडियो सबूत से आज साफ हो जाएगा कि हमास ब्रेन डेड हो चुका है। हमास का ब्रेन यानी उसका हेडक्वार्टर जहां से उसे न सिर्फ 7 अक्टूबर के हमले की साजिश रची बल्कि इजराइल के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा था। इस मुख्यालय से वो न सिर्फ इजरायली सेना को गुमराह कर रहा था बल्कि अरब देशों को साथ मिलाकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आने वाले सालों के लिए भी बेहद विध्वंसक तैयारी में जुटा हुआ था। हमास के उसी मुख्यालय के अंदर से बाहर आया हैरान करने वाला सबूत जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और देखिए गाजा जंग की सबसे विस्फोटक खबर यही है, हमास मुख्यालय पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है और आईडीएफ एक्शन में 50 हमास लड़ाके ढेर हुए हैं। हमास के ठिकाने, सुरंग साइट सब कुछ तबाह हो गया है। और देखिए हमास के इस ठिकाने से, हेडक्वार्टर से किस तरीके से सब कुछ प्लान प्रोग्राम किया जाता था, लेकिन अब ये सारे सच सामने आए हैं इस कब्जे के बाद से, इस एक्शन के बाद से। तो आईडीएफ की लगातार कार्रवाई और हमास की रीढ़ पर चोट करने की कोशिश लगातार चल रही है आईडीएफ की तरफ से। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर हमास का यह हेडक्वार्टर आईडीएफ ने कैसे तबाह किया और भीतर से क्या कुछ मिला है, क्या निकला है, हमास को कितना नुकसान पहुंचा है। हमास का यह हेडक्वार्टर अल शिफा अस्पताल के पास है और रिहायशी इलाकों के बीचों बीच है। ध्यान दीजिए, रिहायशी इलाकों के बीचों बीच
फिलिस्तीन को आज इस हाल में पहुंचाने वाले हमास का यह हेडक्वार्टर है जहां से सारी प्लानिंग हो रही थी। आईडीएफ के निशाने पर था ये। आईडीएफ ने हमला किया तो इसमें हेडक्वार्टर के आसपास और भीतर बनी सुरंग, रॉकेट लॉन्च साइट और हमास के कार्यालय खाक हो गए। 50 हमास के लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यालय में क्या कुछ चल रहा था वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे ये मुख्यालय हमास का ब्रेन था जो अब डेड हो चुका है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि हमास अब ब्रेन डेड हो चुका है। मुख्यालय में हमास का इंटेलिजेंस सेंटर, प्रशासनिक सेंटर, हथियारों का जखीरा, वेपन बनाने की फैक्ट्री, लड़ाकों की ट्रेनिंग साइट, जमीन के नीचे सुरंग, वॉर रूम जहां प्लान बने, ये सब कुछ मौजूद था। और अब यह बात सामने आ गई है कि हॉस्पिटल के आसपास किस तरीके से इस हेडक्वार्टर का इस्तेमाल हमास के एक ब्रेन की तरह किया जा रहा था, जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। और अब वो ब्रेन आईडीएफ के कब्जे में है और इसलिए यह दावा हम कर रहे हैं, यह बात हम कह रहे हैं इन तस्वीरों, इन तथ्यों के आधार पर कि अब ब्रेन डेड हो चुका है। और देखिए आईडीएफ की तरफ से एक मानचित्र, एक मैप जारी किया है। अब आपको दिखाते हैं कि इस मैप के जरिए आईडीएफ ने क्या क्या जानकारी दी है, क्या क्या जानकारी शेयर की है। इस मानचित्र में साफ पता चल रहा है कि हमास का ठिकाना कहां पर था और उस ठिकाने को कैसे आईडीएफ ने टारगेट किया, हिट किया। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं एरो के माध्यम से, ये देखिए दरअसल यही हमास का ठिकाना था, हेडक्वार्टर था, जिसको खत्म करने का दावा आईडीएफ की तरफ से, जिसको कंट्रोल करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। और इस तरीके से कई सारे ठिकाने थे जिनका पूरा एक नेटवर्क बनाया गया था। टनल इसमें बड़ा माध्यम था। और देखिए हमास की सुरंगों पर यह एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बेडरूम में ही मिली हैं सुरंगें। आईडीएफ सर्च के दौरान ये सुरंग मिली है बेडरूम में। सुरंग से आने जाने का रास्ता भी था। ये तस्वीरें देखी जारी की गई आईडीएफ की तरफ से और यह दावा किया गया कि बेडरूम के माध्यम से इन सुरंगों में आने और जाने का रास्ता था। तो गाजा में भारी तबाही और हमास को हो रहे लगातार नुकसान के बाद अब हमास में फूट पड़ गई है। खुलासा हुआ कि 7 अक्टूबर को जो भी हुआ वो हमास के प्लान से अलग था। हमास के टॉप लीडर्स ने आखिरी वक्त में लड़ाकों को, आम लोगों को मारने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया, जिसकी वजह से इजराइल में नरसंहार हुआ और अब हमास को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक हमास कमांडर के मुताबिक लड़ाके सिर्फ कुछ सैनिकों को किडनैप करने गए थे और उसके बाद इजराइल सरकार से सैनिकों की रिहाई के बदले कुछ शर्तें मनवाने का यह पूरा प्लान था। लेकिन आखिरी वक्त में यह प्लान बदल दिया गया। दुनिया हैरान थी 7 अक्टूबर की ये तस्वीरें देखकर। हमास लड़ाकों ने जो भी किया, ऐसा अगर किसी भी देश में होता तो वो बदला जरूर लेता। चंद रॉकेट और लड़ाकों वाले हमास की इस जरूरत के अंजाम का अंदाजा भी उसी दिन हो गया था। इजराइल ने वैसा ही किया। गाजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है और इजरायली फोर्स हमास को उत्तरी गाजा में घेर चुकी है। इजराइल की सेना हमास को मिटाने के मिशन पर है। अब कुछ हमास नेताओं में पछतावा भी है और खत्म हो जाने का डर भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास में फूट पड़ चुकी है। हमास के कमांडर 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक गुट 7 अक्टूबर के हमले को गलती बता रहा है, दूसरा ग्रुप इजराइल से मुकाबला कर रहा है। खुलासा हमास के कमांडर के इंटरव्यू से हुआ है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कमांडर अपने नेताओं के खिलाफ हैं। वो 7 अक्टूबर के हमले को आत्मघाती बता रहे हैं। अबू मोहम्मद नाम के कमांडर ने इंटरव्यू दिया है। इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार पर आरोप लगाया है। हमास को खत्म करने वाले फैसले लेने का आरोप लगाया है।
हमास के निचले स्तर को खत्म करने का आरोप लगाया है। इंटरव्यू देने वाले कमांडर ने यह भी खुलासा किया है कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो पहले से तय प्लान के बिल्कुल अलग था। अबू मोहम्मद नाम के कमांडर के मुताबिक पहले 7 अक्टूबर को सिर्फ कुछ इजरायली सैनिकों को किडनैप करने का प्लान तैयार था। हमास के लड़ाकों को आखिरी वक्त पर नरसंहार का ऑर्डर मिला। इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार ने प्लान को बदल दिया। सैनिकों की जगह आम लोगों को बंधक बनाने को कहा गया। हमास कमांडर के मुताबिक उनकी लड़ाई भी सिर्फ इजराइल की सेना और सरकार से है। हमास कभी भी बेकसूर लोगों को मारने के पक्ष में नहीं था, लेकिन इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार ने जो फैसला किया उससे पूरी दुनिया में हमास की छवि बेहद खराब हो गई। अब इजराइल के ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों की मौत हो रही है। हथियारों का भंडार भी खत्म होने वाला है। कमांडर अबू मोहम्मद को डर है कि हमास हमेशा के लिए या तो खत्म हो जाएगा या फिर हमास को दोबारा ताकत जुटाने में बरसों लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हमास को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा। जानबूझकर रिहायशी इलाकों में ठिकाने बनाए गए। रिहायशी इलाकों में हमास का मुख्यालय था। मुख्यालय में हथियार, लॉन्चिंग साइट, ये सब कुछ था। और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत सोच समझकर जानबूझकर किया गया। यही वजह है कि जब हमास के ठिकानों को, हेडक्वार्टर्स को इजराइल की फोर्सेस ने टारगेट किया तो कई सारे सिविलियन ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। मकानों को नुकसान पहुंचा, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा, आम लोगों को नुकसान पहुंचा। और उस बीच आईडीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिलने की खबर है। हमास मुख्यालय पर हमले से बड़ी जीत। हमास का खुफिया डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। हथियारों का जखीरा, गोदाम भी तबाह हो गया। ये कहना है आईडीएफ का, ये दावा है आईडीएफ का। तो हमास का पूरा तंत्र कैसे खत्म करना है, सारा फोकस आईडीएफ का इसी पर है। हेडक्वार्टर पर कब्जे और उस पर नियंत्रण के बाद से कई बड़ी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि इसी हेडक्वार्टर से पूरी प्लानिंग 7 अक्टूबर की गई। पूरा कम्युनिकेशन, पूरा प्लान, रोड मैप, सब कुछ तैयार किया जा रहा था। हथियारों का यहां पर जखीरा था। तो इस तरीके से इसको ध्वस्त करने के बाद आईडीएफ का यह कहना है कि एक बड़े तंत्र को उन्होंने ध्वस्त किया है हमास के। इस बीच एक सवाल आ रहा है कि क्या हमास को खुद फिलिस्तीनी ही खत्म कर देंगे? यह सवाल क्यों उठ रहा है, हम आपको बताते हैं। जवाब जानने से पहले समझिए कि आखिर हमास के मुख्यालय में क्या मिला। सैन्य खुफिया दस्तावेज मिले, मिसाइल उत्पादन की यूनिट मिली, रॉकेट लॉन्च पोस्ट मिला, शहरी युद्ध प्रशिक्षण का केंद्र, सैन्य ठिकाने और हथियारों के गोदाम। ये सब हमास ने कहां-कहां बनाए थे? बेगुनाह फिलिस्तीनियों के घरों के आसपास बनाए थे। और क्यों बनाए थे, यह भी सवाल, ताकि आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके और उसके हेडक्वार्टर पर हमला न करे इजराइल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से, रणनीति की वजह से, और वो इसकी मदद से बचता रहे। लेकिन हमास दावा क्या करता था कि उसे फिलिस्तीनी लोगों की चिंता है, उनकी जान की फिक्र है। लेकिन हकीकत क्या है कि वो आम नागरिकों के नाम का अपने बचाव के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, ये सच्चाई और भी दुनिया के सामने आ रही है खुलकर। और इस बीच एक और अपडेट, अरब देशों में बन रहा है यूएस विरोधी माहौल। इजराइल को सपोर्ट करने पर गुस्सा। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने डिप्लोमेट्स को चिताया है और इजराइल का समर्थन करने से गुस्सा अरब देशों में मौजूद यूएस डिप्लोमेट्स ने ये चेतावनी दी है, इस बात की जानकारी दी है। ओमान में मौजूद यूएस दूतावास ने चिट्ठी भेजी है इसको लेकर। तो यूएस डिप्लोमेट्स ने ये चिट्ठी लिखी है और ये दावा किया है। और आइए देखते हैं कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स की ओर से और क्या क्या कहा गया है, क्या बातें कही गई हैं इस नाराजगी को लेकर, इस नई गुटबंदी को लेकर। तो
अरब में विलेन दिख रहा है अमेरिका। क्यों है ऐसा? गाजा में इजरायली विनाशकारी कैंपेन से अरब असहज है और यही वजह है कि ये तथ्य, ये फैक्ट्स, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इजरायल को सपोर्ट के चलते अमेरिका से भी नाराजगी बढ़ी है। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने इसको लेकर चिंता जताई है, अपनी चिंता जाहिर की, अपना कंसर्न दिखाया है। यूएस के लिए काफी समय तक बुरी धारणा बन जाएगी और ऐसा हुआ तो ये अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएगा। व्हाइट हाउस, सीआईए और एफबीआई को भेजी गई है रिपोर्ट इस संबंध में और इसमें यह सारा दावा किया गया, ये बातें कही गई हैं, इसमें चेताया गया है। और देखिए, इस बीच एक और खबर आ रही है, गाजा जंग पर मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट होता नजर आ रहा है। इब्राहिम रईसी और एर्दोआन की मुलाकात, गाजा जंग पर दोनों ने चर्चा की, इजरायल को हमले रोकने की चेतावनी भी दी है, गाजा की घेराबंदी भी बंद करने को कहा है। तो मुस्लिम देश साथ विश्व युद्ध का आगाज, क्योंकि इस तरह से एक एक करके बड़े मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं, बड़े युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि इब्राहिम रईसी और एर्दोआन की मुलाकात हुई है। दोनों ने इजरायल गाजा जंग पर मंथन किया है और देखिए इसमें क्या है कि बड़ी चेतावनी इजरायल को दी गई है, बड़ी एक तरीके से धमकी कह लीजिए। क्या है वो बातें, क्या चेतावनी है? गाजा में फौरन जंग रोकने की धमकी दी गई है, गाजा से सैनिकों को वापस बुलाने को कहा है और गाजा में नरसंहार मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी चिंता है। अब इसके मायने क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, यह भी समझ लीजिए। पश्चिम के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश, एक अर्थ ये, और इजरायल और अमेरिका से सीधी टक्कर की आशंका भी बढ़ गई है। पश्चिम वर्सेस मुस्लिम देशों में से महायुद्ध का खतरा भी पैदा हो सकता है। अब सबसे जरूरी बातें क्या हैं? गाजा जंग, अरब ने ओआईसी की बैठक बुलाई। अब देखिए, इस जंग की वजह से ये महत्वपूर्ण, ये बड़ी बैठक बुलाई गई। 12 नवंबर को 57 मुस्लिम देश का मंथन। अब ये जो मंथन होगा, इसमें जो विचार होगा, इसमें जो फैसले लिए जाएंगे, क्या वो युद्ध को आगे बढ़ाने वाले फैसले होंगे? ये एक वैश्विक चिंता है। सवाल यह है कि क्या गाजा युद्ध मुस्लिम बनाम यहूदी हो जाएगा? क्या दो धर्मों के बीच का ये युद्ध हो जाएगा? आप जरा इसको समझते हैं। 12 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामिक देश यानी ओआईसी की असामान्य और इमरजेंसी बैठक है। ध्यान दीजिएगा, ये इमरजेंसी बैठक है, आपात स्थिति में यह बैठक बुलाई गई है 12 नवंबर को, जिसमें कितने देश? 57 देश शामिल होंगे और इसमें इजरायल को लेकर मंथन होगा। जबकि 11 नवंबर की बात करें, अरब लीग की बैठक है, 22 देश इसमें शामिल होंगे, इस इमरजेंसी बैठक में शामिल होंगे। तो इजरायल और हमास के जंग के बीच यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और देखिए, गाजा जंग मुस्लिम वर्सेस यहूदी क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर बार बार आशंका व्यक्त की जा रही है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या स्थितियां हैं। हम बैठकों की हमने बात कर दी, हमने बता दिया कि किस तरीके से 12 और 11 को एक अहम बैठक होना है। लेकिन अब जरा देखिए कि क्या है इस बैठक में सबसे बड़े फैक्टर, हाइलाइट्स क्या है। इब्राहिम रईसी जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब। अब देखिए, 11 साल बाद दो जानी दुश्मनों की मुलाकात होनी है। ये देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी बात है कि 11 साल बाद दो जानी दुश्मन मिलेंगे। वो नेता जो कभी एक टेबल पर, एक मुद्दे पर एक साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे, इस मुद्दे पर यानी कि इजरायल द्वारा गाजा में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर ये बैठेंगे। और ये अकेले नहीं बैठेंगे, इनकी बैठकें तो होंगी ही, लेकिन इसके अलावा अरब लीग की यानी 22 देशों की, और इसके अलावा ओआईसी की बैठक जो जिसमें 57 देश शामिल होंगे, ये बड़ी बैठक है, बड़ा डेवलपमेंट है। और देखिए, गाजा जंग पर G7 को ईरान से झटका लगा है। लेकिन इस बीच देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट जो हो रहा है, उस क्या क्या जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, उसमें के उसके इंडिकेशंस क्या हैं। देखिए, सऊदी अरब की बात करें तो अमेरिका के पास अगर देखें तो सुरक्षा के दृष्टि से सऊदी अरब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, यह साझेदारी महत्वपूर्ण है सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए। और उधर ईरान की बात करें, देखिए ईरान ने क्या किया है, हूती विद्रोहियों का समर्थन किया है। ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल थे। सऊदी अरब हमेशा से अमेरिका के क्लोज माना जाता रहा, और ईरान हूती विद्रोही जो कि अमेरिका के खिलाफ लगातार जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। अब इन सब से अलग
ये दोनों बड़े नेता जब मिलेंगे तो ये देखना होगा कि जो लंबे समय तक डिफरेंसेस रहे, क्या वो डिफरेंसेस गाजा के विषय पर समाप्त हो जाएंगे। इन बड़ी बैठकों पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, हमारी भी नजर है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।